Hello everybody, welcome back. So dear students, CUCET 2022 as I have already told you ये जो क्रैश कोर्स है ये आपकी लाइफ बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि 12th तक हम लोग कुछ सर्टेन है, हमें पता है हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। लेकिन जब बात आती है अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेने की तो रिस्क नहीं लेना, हमें कहीं भी बिल्कुल एक ऐसा मौका नहीं देना है कि बाद में हमें रिग्रेट हो, यार इससे अच्छा तो मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेता, है ना। सो बच्चों, CUCT 2022 का क्रैश कोर्स अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और जो क्रैश कोर्स है पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये तो पता ही होगा, नहीं पता चलो मैं बता देती हूँ। जब CUCT की बात करते हैं ना, जब आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना है क्योंकि आप अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बच्चे, सबसे पहली चीज वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि MCQs। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चंस। दो पार्ट्स इस एग्जाम में आपको मिलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। द पार्ट ए विल बी जनरल, मतलब उसमें मैथमेटिक्स होगी, जनरल साइंस होगी, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है। और जो पार्ट बी है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसको हम कहते हैं डोमेन एक्सपर्टीज पर बेस्ड है, राइट। तो जो बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि बड़ा ही आसान है, सब हमने पढ़ रखा है, बेटा हल्के में नहीं लेना। CUCT 2022 यानी कि 2022 में कम से कम 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि अटेंड करने वाले हैं इस एग्जाम को। सो कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि अगर हम सोच के चले हो जाएगा हो जाएगा, ना बाबा ना, रिस्क ले रहे हैं आप लोग। एज आई टोल्ड यू, हमें रिग्रेट करने वाला काम करना ही नहीं है, ठीक है। सो अन अकेडमी हैज गॉट यू कवर्ड फॉर दैट ऑल्सो। हमने शुरू किया है आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स, जो कि कब तक चलने वाला है? जब तक CUCT का एग्जाम ना हो जाए। क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा, वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए अवेलेबल है। सो बिल्कुल चिंतित ना होइए, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि पार्ट ए जिसमें कि आपको जनरल सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, और पार्ट बी जिसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस दी जाएंगी, दोनों ही क्लासेस आपको अन अकेडमी पर मिलने वाली है। So I Bhavnapuri will be taking biology in the crash course CUCT। इसके काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैं क्रैश कोर्स में डिस्कस करूंगी, और आज की क्लास में भी मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज इनफर्टिलिटी, ठीक है। और क्लास के एंड में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों से पूछूंगी। सो अंत तक बने रहिए, राइट। लेकिन पता है क्या, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास, मैं ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की आप बात कर रहे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, या मुझे किस तरीके से उसकी पढ़ाई करनी है, या कैसे मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। सो लेट मी टेल यू, जो अन अकेडमी पर क्रैश कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, CUCT क्रैश कोर्स, बेटा उसमें आपको थियोरिटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, जो क्लासेस हैं, वो तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस में लाइव पोल के थ्रू क्विज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपका होगा, साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी आपको मिलने वाले हैं अन अकेडमी पर। लेकिन कौन से टीचर की क्लास कब होती है, कौन से एजुकेटर कब लाइव आते हैं यूट्यूब पर या फिर अन अकेडमी की एप्लीकेशन पर, ये कैसे पता चलेगा? तो हम बता देते हैं, अन अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है CUCET अन अकेडमी CUCET, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं। वरना फिर लास्ट में क्लास ओवर हो जाएगी, लाइव क्लास खत्म हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा ओहो मैम आपने तो बताया नहीं आपकी क्लास कितने बजे थी, या सर आपने तो बताया ही नहीं, ठीक है। सो लास्ट में क्या होगा, वही अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना।
तो बेटा बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होता। सो अनअकैडमी पर क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, उसके लिए अगर आपको अपडेट चाहिए सो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, दैट इज अनअकैडमी CUCET। ठीक है जी। अब सोच रहे होंगे मैम बोल रहे हैं कि यार सब्सक्रिप्शन परचेज करने से बड़े बड़े फायदे, क्या फायदे हैं भाई, क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलेंगे? ऐसे थोड़ी मैं कहीं भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर दूं या कहीं भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर दूं, है ना? सोचना बनता है भाई, क्यों हम अपना टाइम यहाँ पर लगाएं। रीजंस मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेशन मिलने वाले हैं, आपको यहाँ पर वीकली मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, लाइव क्विज हम आपको देंगे, डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है वो भी आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया बेटा क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस नहीं होंगे ना। अनअकैडमी ने जो कमिटमेंट कर दी फिर तो वो किसी की नहीं सुनता, राइट? सो बच्चों, ये जो फीचर्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये तो बहुत ही कम है। जब आप प्लस कोर्स परचेज करेंगे ना, घर बैठे बैठे आपको एक्सेस मिल जाएगा सभी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को एनालाइज करने का, अपनी परफॉर्मेंस को रेट करने का। एज आई टोल्ड यू, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जो क्विज हम कंडक्ट करवाते हैं, जो मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं, इनके बेसिस पर आप खुद ऑब्जर्व करोगे, हाँ यार थ्योरी की क्लास तो मैंने ली थी लेकिन क्वेश्चंस तो मैं सारे नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी, तो मुझे क्या करने की जरूरत है? प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है? सो ये आपको इनकरेज करने वाले हैं, लाइव क्लासेस में एजुकेटर्स आपको हेल्प करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, बेटा क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है। ठीक है? सो इन ऑर्डर टू अवेल दीज ऑफर्स एंड क्लासेस, आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं बेटा। 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स है जिसमें आपको मात्र 3,333 रुपए देने हैं पर मंथ। ठीक है? यहाँ पर जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग होगी उसमें अगर आप ये बायोफिलिक 10 का रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ भाई जरूरत क्या है, क्यों परचेज करें हम सब्सक्रिप्शन। सो घर बैठे बैठे एक्सेस आपको मिल जाएगा अनअकैडमी पर जितने भी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं उनका। ठीक है बच्चों? तो ये जो टॉपिक मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी ना, ये तो सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है। बाकी सारे जो थियोरेटिकल क्लासेस हैं वो ऑलरेडी हम लोग जितने भी एजुकेटर्स हैं जो पार्ट ए और पार्ट बी की क्लासेस ले रहे हैं, हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्रैश कोर्स में डिस्कस किए। आपको रिकॉर्डेड कंटेंट भी वहां पर मिलेगा, साथ ही साथ आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखिए जरा क्या है आज का टॉपिक, इनफर्टिलिटी। देखो भाई, प्रीवियस क्लासेस जो मैंने ली थी उसमें मैंने आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया। मैंने बोला कि जब ये सिस्टम्स नॉर्मली फंक्शन करते हैं, जब वो गैमेट्स को, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो नॉर्मली विद इन द फीमेल बॉडी, विद इन द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन होती है, राइट? जाइगोट बनता है, फिर उस जाइगोट में क्लीवेज होती है, यानी कि सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन वहां पर चलेगी और उसी के रिजल्ट में जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। सही बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं बच्चों जो कि इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि अगर मैं एक ऐसे कपल की बात करूं जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी इंडिविजुअल चाइल्ड, बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कपल्स को हमने एक टर्म दी है बेटा विच इज कॉल्ड इनफर्टाइल। क्या टर्म दी है हमने? इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब है ऐसे कपल्स जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे infertility is one of the conditions which is predominant around us, जो कि हम अपने सराउंडिंग में काफी ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है भाई ये इनफर्टिलिटी होती किस वजह से है?
ये जो टर्म है इनफर्टाइल कपल्स, किस कारण से ये इनफर्टिलिटी आती है? जो उसके रीजंस है, जो कारण है, वो ढेर सारे हैं। इसमें से सबसे पहला कारण है बच्चों फिजिकल। सबसे पहला कारण क्या है? फिजिकल। देन कंजेनाइटल डिसीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। अब समझ रहे हो मैंने यहाँ पे क्या बोला? कितने सारे रीजंस मैंने बताए। जब हम फिजिकल रीजन की बात करेंगे तो हो सकता है कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो पर्सन फिजिकली जो उसकी बॉडी है वो प्रॉपर एक्टिव ना हो सकता है कि उस व्यक्ति को कोई कंजेनाइटल सिंस बर्थ उसको कोई डिफेक्ट हो, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, राइट? या हो सकता है वो किसी तरीके की बीमारी से सफर कर रहा हो, उसको कोई डिजीज हो। या फिर जो कपल्स हैं, इधर बोथ ऑफ देम और एनीवन, या तो वो दोनों या फिर उनमें से कोई एक काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स और अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ओवर कंजप्शन करती है ड्रग्स और अल्कोहल की, तो उसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं चाइल्ड पर। साथ ही साथ उस लेडी की बॉडी पर भी उसका काफी गलत या उल्टा असर पड़ता है। पता है क्या क्या चेंजेस आते हैं? मूड स्विंग्स, एग्रेसिवनेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, और एक्सेस ऑफ हेयर ग्रोथ होगी फेस पर, है ना? एक्सेस ऑफ हेयर ग्रोथ हो जाती है। इसके अलावा जो जो बॉडी टेक्सचर है वो डल होने लगेगा, वो चेंज होने लगेगा। सिमिलरली अगर मैं मेल्स के बारे में बताऊं, जो कि ज्यादा मात्रा में ड्रग्स और अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, एग्रेसिवनेस अगेन, एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है, टेस्टिकल्स का साइज भी रिड्यूस हो सकता है। साथ ही साथ मेल्स के अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर्स का आना, फीमेल लाइक फीचर्स का आना, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज गायनेकोमेस्टिया। ठीक है? तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो देखने को मिलेंगे ऐसे इंडिविजुअल्स में जो काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स या अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है कि ये भी रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। करेक्ट? आगे देखिए, इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। भाई भारत में ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि जो कपल है अगर उनको बच्चा नहीं है, नहीं हो पा रहा है, तो जो फीमेल है, जो लेडी है, उसको ब्लेम किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दैट दिस लेडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। ठीक है? तो ये जो मिथ है ना लोगों के मन में कि सिर्फ फीमेल्स में ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सिर्फ फीमेल्स में ऐसे कंडीशंस अराइज होती हैं जिस वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है, अगेन आई रिपीट, दैट इज अ मिथ। ठीक है? मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ, मिथ है। रीजन क्या है? क्योंकि मेल्स के अंदर भी ऐसे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है दैट द मेल पार्टनर इज नॉट एबल टू रिलीज इनफ अमाउंट ऑफ स्पर्म। हो सकता है दैट द मेल पार्टनर इज नॉट एबल टू रिलीज एनी अमाउंट ऑफ स्पर्म, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम है दैट लाइज इन द फीमेल्स ओनली, ना, दैट इज नॉट ट्रू। क्लियर हो गया? तो जो इनफर्टिलिटी है, जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कपल्स चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बच्चे, वो दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है दैट ओनली द फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंडीशन टू अराइज। ओके? कॉजेस भी मैंने आपको बताए हैं, रीजंस भी मैंने आपको यहाँ पर बताए। ठीक है जी? आगे देखिए, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स या फिर इनफर्टिलिटी सेंटर्स, ये बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये बहुत ही लिमिटेड नंबर में प्रेजेंट है हमारी कंट्री में, इंडिया में। बट हाँ, ये जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है, इनकी मदद से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, और जो कपल है किस वजह से वो चाइल्डलेस है, अगर वो रीजन हमें पता चल जाए तो हम उसको एक करेक्टिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है जी? तो ये किसके लिए किया जा रहा है? इनफर्टिलिटी नाम की जो दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए, है ना? हालांकि where such corrections are not possible,
बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कॉज है इनफर्टिलिटी का वो ड्रग कंजप्शन है या अल्कोहल कंजप्शन है ना। अगर हम उन कपल्स के या दोनों में से किसी एक पर्सन को जिसको एडिक्शन है, अगर हम उनकी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लें समय के साथ, है ना, धीरे 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 उनकी जो बॉडी है वो इम्प्रूव होने लगे, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, तो हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई हो जाए, राइट। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जहां पर करेक्शन पॉसिबल नहीं है, बेटा जहां पर उनकी उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया जा सकता, तो वहां पर क्या करेंगे हम, आर्ट यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनको कलेक्टिवली हमने नाम दिया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स हैं या जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, सबसे पहले हम करेक्शंस करेंगे वहां पर। अगर किसी व्यक्ति का जो इनफर्टिलिटी का कारण है वो क्योर हो सकता है तो पहले हम उसको वो क्योर देंगे, बट वो कपल्स जिसमें करेक्शंस पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनका हमने कलेक्टिवली नाम रखा है आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड किया गया बेटा, दो टर्म्स हम पढ़ेंगे, IVF और दूसरी टर्म ET। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब भैया ये विट्रो का मतलब क्या है, भाई वीवो का मतलब इनसाइड, विट्रो का मतलब आउटसाइड। ठीक है, जब भी कभी मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज करवाया जाएगा आउटसाइड द बॉडी, में नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फीमेल की बॉडी में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, राइट। लेकिन अगर मेल और फीमेल गैमेट्स को आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करवाया जाए, वो भी सिमिलर कंडीशंस में, है ना, और उसको फर्टिलाइज करवाने के बाद जो जाइगोट बना है, जो एम्ब्रियो बना है, उसका क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये सारी ही टेक्निक्स इंक्लूड की जाती है आर्ट में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है बच्चों, पॉपुलरली इस मेथड को क्या नाम दिया गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। दिस मेथड इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ओवा यानी कि एग यानी कि ओवम लेंगे, या तो वाइफ से या फिर डोनर से, फीमेल डोनर ऑफ कोर्स, एंड स्पर्म्स लेंगे हस्बैंड से या फिर मेल डोनर से, और उनको फ्यूज करवा देंगे लेबोरेटरी में, ऐसी कंडीशंस में जो कि बिल्कुल फीमेल बॉडी, फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है बिल्कुल वैसी कंडीशंस होती है, सिम्युलेटेड कंडीशंस। क्लियर हो गई बात। लेकिन क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा कि भैया कब करवाएंगे IVF, ये जो आपने बोला मेल गैमेट लेंगे फीमेल गैमेट लेंगे और आर्टिफिशियल मीडियम में फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, कब, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी तो होती होगी जब हम इसको करवा रहे हैं, तो क्या कंडीशंस होती हैं वो एक बार हम ये पढ़ेंगे। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कोई एक ऐसी लेडी है जो कि क्या कर पा रही है, ओवम को रिलीज कर पा रही है, एग उसके अंदर रिलीज हो रहा है, गैमेट उसके अंदर बन रहा है, बट दैट लेडी इज नॉट एबल टू कंसीव, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, समझ रहे हो सकता है कि वो जो लेडी है उसमें ओवम तो बन रहा है ना, लेकिन उसके अंदर जो कंडीशंस है वो सुटेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, उस लेडी से ओवम लेंगे, उनके हस्बैंड से स्पर्म लेंगे, IVF करेंगे, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, और फर्टिलाइजेशन में या फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है उसको ट्रांसफर कर देंगे वापस उस लेडी के यूट्रस में या फिर फेलोपियन ट्यूब में। क्यों, क्योंकि बस उस लेडी के अंदर कंसीव करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, बस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही थी, बाकी मामला सेट था, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया,
हमने उनके गैमेट्स को लिया मेल फीमेल से, मतलब उस लेडी से और उसके हस्बैंड से, और उसको आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया, जायगोट बनाया। जो जायगोट है, अगर वो अर्ली एम्ब्रियो है यानी कि अप टू 8 सेल ब्लास्टोमर्स 8 सेल स्टेज में है, तो बेटा उस जायगोट को लेडी के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब में, बाय द प्रोसेस कॉल्ड जिफ्ट, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि उस जायगोट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स या मोर देन 16 ब्लास्टोमर्स वाली स्टेज में है, तो उसको फेलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि इस बार उसको ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस में। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड IUT, intrauterine transfer. This process is called IUT, intrauterine transfer. तो याद रहेगा, embryos formed by in vivo fertilization also could be used for such transfer of assisted those females who cannot conceive. ठीक है, जो फीमेल्स कंसीव नहीं करती उनके केस में भी हम एम्ब्रियो के लिए जो फर्टिलाइजेशन है ना, किसी की बॉडी में करवा के भी ये प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है। सो नॉर्मली मैंने आपको यहाँ पर 3 क्या बताया एब्रिएशंस। सबसे पहले ART, आर्ट, देन जिफ्ट एंड IUT। आर्ट का मतलब क्या था? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्ट का मतलब था बच्चों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है। जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कोई एक लेडी है जो कि एग को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट एनवायरनमेंट है, सुटेबल एनवायरनमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए भी और फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए भी। तो हम क्या करेंगे उस केस में? हम किसी डोनर फीमेल से, इस केस में हम किसी डोनर फीमेल से गैमेट लेंगे, एग लेंगे, और उस गैमेट को इंट्रोड्यूस कर देंगे इस लेडी में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, ये कौन सी लेडीज के बारे में बात है, कौन सी फीमेल्स बताइए? द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम collected from a donor into the fallopian tube, ठीक है, of another female who can produce one but who cannot produce one but can provide suitable conditions for fertilization and further development. ठीक है बच्चों, तो याद रखना एक लेडी जो कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन उसके अंदर नॉर्मल कंडीशंस है फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे? बाहर से किसी डोनर फीमेल से ओवम लेंगे और इस लेडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद जैसे ही फीमेल के अंदर ओवम पहुंचा, कॉप्युलेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, आगे का कार्यक्रम फीमेल की बॉडी में इजीली हो सकता है। सही बात है। लेकिन ऐसे बच्चे पूछते हैं कि मैम बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो हेल्दी होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी वो IVF करवाते हैं, है ना। सो बेटा जो पोस्टमार्टम या ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जो बॉडी पर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जैसे सेलिब्रिटीज में आपने देखा है, वो नहीं चाहते कि उनकी बॉडी डिसफिगर, है ना, तो वो क्या करवाते हैं? अपने अपने गैमेट्स को देते हैं, यानी कि मदर ने अपना ओवम दिया, फादर ने अपना स्पर्म, और उसको फर्टिलाइज करवा दिया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के थ्रू। एज अ रिजल्ट जो जाइगोट बनेगा उसको किसी दूसरी फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। सही बात है। तो इसमें जो पेरेंट हैं जिन्होंने अपने गैमेट्स दिए हैं, जो लेडी है बेटा, वो जेनेटिक मदर होती है। कौन सी मदर होती है? जेनेटिक। लेकिन जिस दूसरी फीमेल के अंदर हमने जाइगोट को इंट्रोड्यूस किया है, वो सरोगेट मदर होती है।
क्या कहलाती है बच्चों? सरोगेट मदर। क्लियर हो गया जी? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। चलो, आईवीएफ, एआरटी, गिफ्ट, जिफ्ट, आईयूटी, पांचों टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ डालो फटाफट से। कम ऑन, फिर आगे बढ़ेंगे और आज तो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे थोड़े थोड़े, है ना? कम ऑन बच्चों, कोई डाउट नहीं है, सब इंटेलिजेंट है। चल, तो इतनी देर से मैं समझा रही हूँ भाई, फीमेल ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, या फिर फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं है ना? अब हम मेल्स की बात करेंगे। अब कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं बच्चों जिसमें जो मेल पार्टनर है, मे बी ही इज नॉट एबल टू रिलीज दिस स्पर्म, वो स्पर्म्स बना ही नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे? हम किसी डोनर मेल से स्पर्म लेंगे और डायरेक्टली फीमेल का जो ओवम है, जो गैमेट है, उसके साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? ICSI, intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। ICSI इस टेक्निक का नाम है। क्लियर हो गया बच्चों? एक और केस हो सकता है जिसमें या तो जो मेल पार्टनर है ही इज नॉट एबल टू इंसेमिनेट द फीमेल, या फिर वेरी लो स्पर्म काउंट्स है, या फिर बच्चों वेरी लो स्पर्म काउंट्स है ना? तो इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज हो रहा है? AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, राइट? इस टेक्निक में क्या होगा बच्चों? सीमन इज कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और फ्रॉम अ हेल्दी डोनर। तो हमने क्या किया? या तो हस्बैंड से या फिर हेल्दी डोनर से सीमन को कलेक्ट किया, and that semen is artificially introduced either into the vagina or into the uterus of the female. तो यहाँ पर हम यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सीमन को। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों इस प्रोसेस को? IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। ठीक है जी, तो हमें कंफर्म हो चुका है IVF क्या है, कैसे होता है। अगर कोई लेडी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो उसको कौन सी टेक्निक सजेस्ट करेंगे? गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन अगर कोई लेडी कंसीव नहीं कर सकती, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे? जिफ्ट, यानी कि फर्टिलाइजेशन बाहर करवा देंगे, जायगोट बाहर बनवा देंगे और फिर उसको एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे फीमेल की बॉडी में। ठीक है बच्चे, अगर लो स्पर्म काउंट होगा तो बहुत ही कम मात्रा में अगर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे तो कौन सी टेक्निक? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कौन सी टेक्निक होगी बच्चों? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। करेक्ट? चलिए, और अगर हमें सीधा ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाना हो तो कौन सी टेक्निक? ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्लियर हो गया? यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए IVF क्या है, कौन सी कंडीशन में हम कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे, राइट? चल, तो ऑप्शंस आर मेनी, हालांकि इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जो टेक्निक्स है ना बच्चों, इनमें एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन की जरूरत है। इट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन and these are handled by specialized professionals and expensive instrumentation. आपको पता है ये जो टेक्निक्स जिनकी हमने यहाँ पर अभी बात की है, इन सभी टेक्निक्स को यूज करने के लिए
हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जरूरत है, एक्सपर्टीज की जरूरत है, स्पेशलाइज्ड जो प्रोफेशनल्स हैं उनके थ्रू ही इसको हैंडल किया जा सकता है। साथ ही साथ बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत होती है ना। तो एक बात बताओ, जब इतना ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, इतने ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जरूरत है, तो क्या हर एक व्यक्ति इन टेक्निक्स को अफोर्ड कर पाएगा? इसके जो बेनिफिट्स होते हैं ना, दीज आर नॉट अफोर्डेबल बाय एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, लिखा हुआ है therefore these facilities are presently available only in very few centers in the country। हमारी कंट्री में, हमारे देश में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटर्स है जहां पर ये टेक्निक्स अवेलेबल है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स आर अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। कोर्स, एक तो पैसे यानी कि अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए, दूसरा प्रिसीजन और इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है बच्चों, emotional, religious and social factors are also deterrents in the adoption of these methods। भाई कौन है डोनर और किसकी बॉडी के अंदर गैमेट्स जाएंगे, क्या जाइगोट जाएगा, बहुत सारे इमोशनल और रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इन टेक्निक्स को, इन मेथड्स को अडॉप्ट करने से पहले कपल को सोचना पड़ता है ना। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि अडॉप्ट किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ बैरियर भी हैं, कुछ यहाँ पर एक तरीके से बोलते हैं ना, रुकावट आती है, ऑब्स्टेकल्स आता है, बिल्कुल वैसा। ठीक है, बट स्टिल एक ऑप्शन जो हमेशा सभी के लिए खुला रहता है वो क्या होगा? वो होगा अडॉप्शन। तो लिखा है बच्चों, सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर्स इज टू हैव चिल्ड्रन। ऑब्वियसली मेन मकसद क्या है ये प्रोसेस करवाने का? बच्चे, चिल्ड्रन, राइट। In India, we have so many orphan and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of। हमारे भारत में इतने ज्यादा अनाथ, ऑर्फन और डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है जिनको जिनको केयर की जरूरत है, और शायद वो ज्यादा समय सरवाइव भी ना कर पाए अगर हम लोग उनका ध्यान ना रखें, है ना। तो अगर इन टेक्निक्स को हम यूज नहीं करते, सो वी हैव दिस ऑल्टरनेटिव कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन। Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best methods for couples looking for parenthood। ये भी बेस्ट मेथड है उन लोगों के लिए जो कि बच्चे चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1978 में लुइस ब्राउन नाम का एक बच्चा था जो सक्सेसफुली बॉर्न हुआ था जब उनकी मदर ने आईवीएफ का ट्रीटमेंट लिया था, राइट। आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है, जो परसेंटेजेस है बेटा, बस वो वेरी करती रहती हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। भाई मैटरनिटी स्टेटस कैसा है ना, जो मदर है वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, वो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही है, या फिर ये उनका सेकंड थर्ड टाइम है। ठीक है, और जो उनकी मेंटल कंडीशन है, जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो कैसी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना होता है, और इन्हीं के बेसिस पर जो सक्सेस रेट है वो वेरी करता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो हमें ये पता चला कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि बर्थ रेट या प्रेगनेंसी रेट, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर, मैटरनल एज, कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, लाइफस्टाइल, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है बेटा सक्सेस रेट कितना है। ठीक है जी, मैटरनल एज बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री कैसी है इस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर हो गया? वो लेडी पहले प्रेग्नेंट थी या नहीं ये पता होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस। अभी तक जो हमने पढ़ा है पूरा इस चैप्टर में से, उसके बेसिस पर मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। आप क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए सही उत्तर क्या है। चलो भाई शुरू हो जाओ, कम ऑन बच्चों। कम ऑन एवरीबॉडी। Select the option including all sexually transmitted disease. Is malaria a sexually transmitted disease? No। यहाँ तो ये दोनों गलत हो गए। क्या कैंसर एसटीडी है? नहीं है, ये भी गलत हो गया। So correct answer would be gonorrhea, syphilis and genital herpes।
गोनोरिया, साइफिलिस एंड जेनाइटल हर्पिस। और मैं आपको बता दूं, जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ये 3 ऐसी एसटीडीज हैं जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं। गोनोरिया, साइफिलिस, ये दोनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। और जेनाइटल हर्पिस एक वायरस से होने वाली बीमारी है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है जी। ये आप लोगों को याद रखना होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? आईयूडीज सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, क्या आईयूडीज की मदद से गैमेट्स की फॉर्मेशन को रोका जा सकता है? आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, एक बार उनको इंसर्ट कर दिया जाए तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर इटसेल्फ, खुद से जो यूजर है वो आईयूडीज को इंसर्ट कर सकता है। या फिर आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। कौन सा लग रहा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कम ऑन बच्चों, करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन? बताइए, इनमें से किसके अंदर हॉर्मोन्स का जो रोल है वो इन्वॉल्व होता है? चलो पढ़ लो जरा ऑप्शंस को, फिर बताओ। क्या बैरियर मेथड में होता है? नहीं। तो जब ये गलत है तो फिर ये वाला भी गलत होगा, राइट? क्या कॉपर टी में हॉर्मोन्स रिलीज होंगे या कॉपर आयंस? कॉस कॉपर आयंस, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन 1, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फटाफट से देख लेते हैं अगला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन से? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन से? बेटा जो वर्ड्स है ये तो बैरियर मेथड में पढ़ा था, डायफ्राम, कॉन्डम्स, वर्ड्स, है ना। सर्वाइकल कैप्स, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग के साथ पढ़ा था, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत होगा। बचा कौन सा? ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20, ये होते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है बच्चों। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। इनमें से कौन सी एसटीडी है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करती? Which of the following STD do not specially affect reproductive organs? बताइए, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपने पढ़ी है, नॉट ऑल दी एसटीडीज आर आरटीआई, है ना। सारी एसटीडी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता। इसका एग्जांपल है एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। क्योंकि बच्चों यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये बीमारियां हो रही हैं, तो जो सीमन बोल लीजिए या जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है उनमें कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। Which of the following STD is not completely curable? ये तो पहले ही प्रश्न में समझाया था मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाया था। 3 ऐसी बीमारियां जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पिस, ठीक है बच्चों। ये तीनों ऐसी डिसीजेस हैं, एसटीडीज हैं जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। अब सहेली के बारे में आपको बताना है, ये जो सहेली है क्या करती है और कैसे करती है। चलो, क्या ये एक आईयूडी है बच्चों? इज इट एन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस? ना, ये तो हो गया गलत, रॉन्ग, ठीक है। क्या इसको कोइटस के बाद कंज्यूम किया जाएगा? नो, मतलब सॉरी, कंज्यूम नहीं, मतलब यूज किया जाएगा ना, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। क्या ये एस्ट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करती है? क्या ये एस्ट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है? नहीं, ये ब्लॉक कर देती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को इन द यूट्रस, जिसकी वजह से एग्स की इम्प्लांटेशन को रोका जा सकता
क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। एक ऐसी लेडी जो कंसीव नहीं कर सकती, उसको हम कौन सी टेक्निक रेफर करेंगे? अ फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, एक फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती, चलो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रही है उसके अंदर, तो हम बाहर से फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, है ना? तो जिफ्ट एंड आईयूटीज। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, आईयूटी मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 7 हमने कर लिया, 8 है ना, 8 भी बेटा हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, ठीक है, और फिर बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा। बेटा HIV वाला तो सबको बताओ कि जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV से होता है। तो डी का आंसर तो फर्स्ट होने वाला है, लेकिन नीचे तो सारे ही फर्स्ट है, ठीक है ना? और देख लेते हैं, गनोरिया करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? निसेरिया गनोरिया बैक्टीरियम। साइफिलिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। जेनाइटल वॉर्ट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन डी। ठीक है जी, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कॉपर आयंस का फंक्शन क्या होता है? व्हाट डू दीज कॉपर आयंस डू? ये करते क्या है बच्चों? आईयूडीज होते हैं ना, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, ये क्या करेंगे भाई? दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ये स्पर्म्स की मूवमेंट को, मोटिलिटी को और फर्टिलाइज करने की क्षमता को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है बच्चों? सो 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए, हमें समझ में आ गया होगा कि CUCET में किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एक डेमो मैंने आपको दिया है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं हर क्लास में, क्रैश कोर्स में डिस्कस करती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ, ताकि थ्योरी में जो जो उन्होंने पढ़ा वो उनको एकदम ना अच्छे से दिमाग में घुस जाए। क्योंकि क्वेश्चंस की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक वहां तक पहुंचोगे नहीं, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। यही रीजन है कि अनअकैडमी हर संडे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आता है, प्रैक्टिस पेपर लेकर आता है, MCQs की प्रैक्टिस करवाता है, लाइव क्विज लाता है, ठीक है? बेटा बिल्कुल जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया है, अभी समझाया है, CUCET की पार्ट ए में जो एडुकेटर्स है वो भी आपकी ऐसी ही प्रैक्टिस करवाएंगे। विनीत सर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेंगे, दीपांशु सर, रॉबिन सर एंड शिप्रा मैम थ्योरी की जो क्लासेस है वो तो लेंगे ही, साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CUCET में वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है जी? ये तो हो गई पार्ट ए की बात, लेकिन पार्ट बी ऑल्सो, उसके साथ साथ सिर्फ CUCET के पार्ट बी नहीं, बल्कि हम आपको 12th क्लास के बोर्ड्स की तैयारी भी करवाएंगे, ठीक है? वो क्वेश्चंस जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ द 12th बोर्ड्स एज वेल एज CUCET, सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विनीत सर मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट जो कि आप लोगों को एक्सपर्ट बनाएंगे, संगीता मैम फॉर केमिस्ट्री, भावना जी बायोलॉजी एंड मनोज सर फॉर फिजिक्स, ठीक है? क्लासेस रेगुलर लीजिए, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे आपको प्लस क्लासेस का शेड्यूल मिलेगा, कब पार्ट ए की क्लासेस होती हैं, कब पार्ट बी की क्लासेस होती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। बेटा फ्री स्पेशल क्लास, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे, और जब तक आपका CUCET का एग्जाम नहीं हो जाता फ्री एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है जी? उसके लिए आपको कॉम्बो पैक यहाँ पर मिल रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए है, लेकिन ये लिमिटेड ऑफर है, तो बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए आप ये सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हर हफ्ते टेस्ट होता है बेटा 2 घंटे का लाइव मॉक टेस्ट, जिसमें आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं, ठीक है? क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्यों करवाएं हम एनरोल, क्यों करें सब्सक्रिप्शन परचेज?
फिर से मैं आपको बता देती हूँ, स्पेशल क्लास यानी कि फ्री क्लासेस के जो फीचर्स है, भाई साहब कोई भी डाउट है पढ़ते पढ़ते, कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी आपको होती है, आप बस फोटो क्लिक करो और कर दो अपलोड, भेज दो एजुकेटर्स को। क्वेश्चंस डायरेक्टली आप क्वेश्चन टैब के थ्रू पूछ सकते हैं। चैट और इमोजी है ना, लाइव बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन आप लोग लेंगे एजुकेटर्स के साथ। पोल पोल के थ्रू आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। मजा आता है बहुत ज्यादा क्योंकि 4 ऑप्शंस मिलते हैं, हम अपनी मर्जी से जो सही है वो चुन सकते हैं। फिर पता चलेगा कि हमने करेक्ट आंसर दिया है या नहीं, और हम कितने पानी में है, कौन सी पोजीशन में है, लीडर बोर्ड की मदद से हमें पता चल जाता है। ठीक है जी। और बग्स बॉन्टी, हर हफ्ते भाई प्राइज जीतने का मौका आप लोगों को मिलता है। बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज। कोई भी आपको लर्नर को ऐसा लगता है कि किसी वीडियो कंटेंट में प्रॉब्लम है, या आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, सो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ साथ टेस्ट के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ, जरूर पार्टिसिपेट किया करो, प्राइज जीतने का भी मौका आप लोगों को मिलेगा। सो आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you everybody. Have a good day.